एक मुस्लिम इतिहासकार रहा जियाउद्दीन बर्नी, जो दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन था। वर्तमान जो बुलंदशहर का क्षेत्र आता है वहां पर उसका जन्म हुआ था। पहले उस क्षेत्र को बरन कहा जाता था, इसीलिए उसको जियाउद्दीन बर्नी कहा गया। कुलीन परिवार से था, ऊंचे परिवार से था। उसी जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा दो किताबें लिखी गई हैं, प्रमुख किताबें। एक तो तारीख है फिरोज शाही। जब दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था, तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के आरंभिक वर्षों की जानकारी वहां से मिलती है, फिरोज शाही में, तारीख है फिरोज शाही में। इसके अलावा फतवा ए जहांदारी भी लिखी गई। ये जो किताब है तारीख है फिरोज शाही, इसमें जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, और उसका एक गुलाम जिसको 1000 रुपए देकर, 1000 दिनार देकर खरीदा गया था गुजरात से, जो एक हिजड़ा था, मलिक काफूर, इन दोनों के प्रेम प्रसंग के बारे में लिखा है जियाउद्दीन बर्नी ने। जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है कि सुल्तान इस हिजड़े के प्रेम में पागल हो चुका था। आगे लिखता है, उन 4 या 5 वर्षों में जब सुल्तान अपनी याददाश्त और होश खो रहा था, वह मलिक नायब के साथ गहरे और पागलपन भरे प्यार में पड़ गया था। यहां पर मलिक नायब जो शब्द है वो मलिक काफूर के लिए यूज में लिया गया है। मलिक नायब का मतलब है उपशासक। आगे ये लिखता है कि उसने सरकार की जिम्मेदारी और नौकरों का नियंत्रण इस बेकार, कृतघ्न और सोडोमाइट को सौंप दिया था। यानी जियाउद्दीन बर्नी मलिक काफूर के संबंध में 3 शब्द यूज में लेता है। एक शब्द लेता है नीच, एक लेता है कृतघ्न, और एक लेता है सोडोमाइट। नीच का मतलब कि वो इसकी तरह ऊंचे कुल से नहीं था, इसीलिए इसके लिए ये नीच या बेकार शब्द यूज में लिया गया। कृतज्ञ यानी किसी एहसान को नहीं मानने वाला। एक होता है कृतज्ञ जो किसी के उपकार को माने, एक होता है कृतज्ञ जो किसी के उपकार को ना माने। ऐसा क्यों लिखा ये मैं बताऊंगा। और एक शब्द है सोडोमाइट, यानी कि अप्राकृतिक कृत्य करने वाला। ये जो सोडोमाइट शब्द लिखा है ये अप्राकृतिक यौन संबंधों के बारे में लिखा है, जिसके संबंध में बर्नी ये बताता है कि ये सुल्तान जो है इसके प्रेम में बहुत ज्यादा पागल हो चुका था। और आगे चलकर जो इतिहासकार हुए सलीम किदवई और रुथ वनिक, उनके द्वारा अलाउद्दीन खिलजी और बर्नी के बीच में ये जो प्रेम प्रसंग वाले ये जो संबंध बताए गए हैं, उसका आधार बर्नी के द्वारा लिखी गई इसी किताब तारीख फिरोज शाही को लिया गया था। यह मलिक काफूर सुल्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था, जो आया एक गुलाम के रूप में था, लेकिन आगे चलकर उप सुल्तान तक, या वास्तव में अगर देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से यह सुल्तान बन बैठा था। इसने भारत के दक्षिणी क्षेत्र के उन हिस्सों को जीतकर दिया जो अलाउद्दीन खिलजी जीतने के सपने देखता था। इसके अलावा मंगोलों ने जब अटैक किया था तो मंगोल सेनापति को पकड़कर बंदी बना लिया गया था। हालांकि हम एक बार बात करते हैं कि 1310-1311 ईस्वी के आसपास में सुल्तान को एक बीमारी हो गई थी जिससे शरीर में पानी भर जाता है, और उसके कारण शरीर के जो अंग हैं वो कमजोर होने लगते हैं और शरीर में ताकत नहीं रहती। ऐसा बताया जाता है कि इसी बीमारी की वजह से सुल्तान की डेथ हो गई। लेकिन एक यात्री इब्न बतूता वो ये कहता है कि नहीं, इस बीमारी से सुल्तान की डेथ नहीं हुई थी, मलिक काफूर के द्वारा उसको जहर दिया गया था और जहर देकर मार दिया गया था। और उसके जीवन के ये जो अंतिम 4-5 वर्ष थे, जनवरी 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो जाती है, यानी कि 1312 से 1316 ईस्वी तक का ये जो टाइम था, इसमें सुल्तान बिल्कुल अकेला रहता था। सुल्तान से किसी को भी मिलने की परमिशन नहीं थी, केवल मलिक काफूर ही उससे जाकर मिलता था, और जो भी निर्णयों को एग्जीक्यूट कराना होता था केवल वहां से वैधता ली जाती थी, अनुमति ली जाती थी, और उसको वो एग्जीक्यूट करवा देता था। अंतिम समय में मलिक काफूर ने क्या खेल खेला कि सुल्तान को खुद के ही परिवार के खिलाफ भरना शुरू कर दिया। और अलाउद्दीन खिलजी का जो सबसे बड़ा बेटा था खिज्र खां, यह नाम आपने पहले भी सुना होगा, पहले के वीडियोस में मैंने बताया है कि जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर अटैक करता है 1303 ईस्वी में, तो वहां से ये तो लौट कर आ जाता है। चित्तौड़ का एक शाका होता है, शाका का मतलब कि योद्धा जो हैं वो लड़ते लड़ते मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जिसको केसरिया कहा जाता है। और वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जीवित अग्नि समाधि ले लेती हैं, जिसको जौहर कहा जाता है। तो 1303 में रानी पद्मिनी के साथ बहुत सारी वीरांगनाओं ने जौहर कर लिया था, और यह 1303 का शाका हुआ था।
तो जब अलाउद्दीन खिलजी यहां 1303 में अटैक करता है, इस चित्तौड़ के किले को जीतता है और जब वापस आता है तो चित्तौड़ का दुर्ग अपने बेटे खिज्र खां को सौंप कर आता है और इस चित्तौड़ का नाम कुछ समय के लिए खिजराबाद भी कर दिया गया था। यह अलाउद्दीन का वही सबसे बड़ा बेटा था। लेकिन मलिक काफूर ने सुल्तान को उसके कान भरने शुरू किए और यह कहा कि आपकी ये जो अवस्था आ रही है, आपको ये जो बीमारी हो रही है, आपका परिवार आपके लिए षड्यंत्र रच रहा है। बोले कौन है? बोले एक तो आपका बड़ा बेटा खिज्र खां, और सुल्तान से कहकर खिज्र खां को ग्वालियर के किले में कैद करवा दिया। और बाद में फिर मलिक काफूर ने क्या किया, जब सुल्तान की डेथ हो जाती है 1316 ईस्वी में, तो खिज्र खां की आंखें फुड़वा दी जाती हैं, सलाखें उसकी आंखों में डालकर आंख फुड़वा देता है। और इसके अलावा खिज्र खां का जो ससुर था, जो गुजरात का सूबेदार था अल्प खां, उसकी हत्या करवा दी जाती है। हालांकि उसकी हत्या कराने के कारण वहां पर विद्रोह फैल जाता है और सेना जाती है दबाने के लिए, लेकिन वहां पर विद्रोह को ये दबा नहीं पाते। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी का जो दूसरा बेटा था सादी खान, सादी खान की आंखों में भी सलाखें डलवाकर और उसकी आंख फुड़वा दी जाती है। अब मलिक काफूर को यह सत्ता हथियानी थी, तो सत्ता को वो कैसे हथियाएगा? अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो गई, वो एक वसीयतनामा तैयार करवाता है और इतिहासकार ये लिखते हैं कि यह वसीयतनामा झूठा था। उस वसीयतनामे के हिसाब से यह दावा किया गया कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपना उत्तराधिकारी अपने तीसरे बेटे को घोषित किया है, शिहाबुद्दीन को। शिहाबुद्दीन जो कि रानी जतियापल्ली का बेटा था। कौन रानी जतियापल्ली? अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को सेना का नेतृत्व देकर देवगिरी पर अटैक करने के लिए भेजा था। यह क्षेत्र वर्तमान महाराष्ट्र में आता है और देवगिरी के शासक थे रामचंद्र देव। उनको बंदी बना लिया गया था और उनको जब दिल्ली लाया गया था रामचंद्र देव को, तो हालांकि रामचंद्र देव को छोड़ दिया था, यह समझकर छोड़ा गया था कि हमको दक्षिण में जब हम अभियान चलाएंगे तो वहां पर हमको एक बेस की आवश्यकता है और यहां दिल्ली में बैठकर वहां कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इससे बढ़िया है कि वहां पर अपना कोई एक व्यक्ति रहेगा जो हमको सहयोग करता रहेगा, हमारे जो सैन्य अभियान रहेंगे उसके लिए हमको मार्ग उपलब्ध करवा दे, रसद सामग्री वगैरह उपलब्ध करवा दे। तो देवगिरी के शासक के साथ में बंदी बनाने के बाद भी अच्छा व्यवहार किया था। उन्हीं की बेटी थी जिसका नाम था जतियापल्ली, और जतियापल्ली से एक पुत्र उत्पन्न हुआ था शिहाबुद्दीन। तो मलिक काफूर ने यह जो फर्जी वसीयतनामा तैयार करवाया जिसमें यह कहा कि शिहाबुद्दीन को उत्तराधिकारी बनाया गया है, वो 6 साल का था मात्र, और इसके पीछे षड्यंत्र यह था कि 6 साल के एक बच्चे को मैं गद्दी पर बैठा दूंगा, और वो खुद उसका संरक्षक बन गया और संरक्षक बनकर वास्तविक सत्ता अपने हाथों में ले ली। और उसने क्या किया, सुल्तान की जो रानी थी जतियापल्ली, उसके साथ में विवाह भी कर लिया ताकि अपनी ये जो स्थिति थी इसको वैधता प्रदान कर सके। इसके कारण जो तुर्क अमीर थे, जो इसको हीन भावना से, हीन दृष्टि से देखा करते थे कि एक गुलाम किस प्रकार से सुल्तान का चहेता बन गया और सुल्तान कैसे इसके प्रेम में पड़ गया, और इस व्यक्ति के द्वारा सुल्तान को मौत के घाट उतार दिया गया। एक छोटे से बालक को गद्दी पर बैठाकर ये स्वयं उसका संरक्षक बन गया और वास्तविक सत्ता इसने अपने हाथों में ले ली। इसके अलावा दरबार में जो बड़े बड़े जो पदाधिकारी थे उनकी हत्या करवा दी गई, उनके स्थान पर अपने लोगों को अपॉइंट कर दिया गया। तो इसके कारण जो तुर्क अमीर थे वो इससे बहुत चिढ़े हुए थे। हालांकि अभी सत्ता इसके हाथ में थी। ये सत्ता का सुख लंबे समय तक भोगने के लिए अलाउद्दीन खिलजी का जो एक बेटा था मुबारक खान, उसको भी ये जड़ से समाप्त करना चाहता था। तो इसलिए कुछ जल्लाद भेजे कि जाओ और मुबारक खान को भी मौत के घाट उतार दो। ये मुबारक खान वही है जो आगे चलकर मुबारक शाह के नाम से अगला सुल्तान बनता है। दरअसल मलिक काफूर ने कुछ जल्लादों को भेजा कि जाओ और मुबारक खान को मौत के घाट उतार दो, क्योंकि मलिक काफूर नहीं चाहता था कि भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आए, अलाउद्दीन खिलजी का ये तीसरा बेटा खड़ा हो जाए और ये कहे कि वास्तविक सत्ता तो मुझे मिलनी चाहिए थी, कैसे एक गुलाम जो है वो सत्ता पर काबिज हो गया और ये भविष्य में मेरे मार्ग का कांटा बने, तो इसको अभी समाप्त कर दिया जाए। मलिक काफूर ने कुछ जल्लादों को भेज दिया। ये जल्लाद वहां पर गए, लेकिन उसको जीवित छोड़कर और वापस आ गए। इसके संबंध में इतिहासकार ये कहते हैं कि मुबारक खान ने उन जल्लादों को बहुत सारा पैसा दिया और वो पैसा लेकर वापस लौट कर आ गए। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि मुबारक खान ने इन जल्लादों को वफादारी की याद दिलाई कि तुम इस शाही परिवार के प्रति वफादार थे, एक गुलाम के प्रति कैसे वफादार हो सकते हो, गुलाम की आज्ञा पाकर शाही परिवार के किसी व्यक्ति को कैसे मारने आ सकते हो। और यह सुनकर शायद जल्लादों की स्वामी भक्ति जाग गई और वो वापस लौट कर आ गए। खैर XYZ जो भी रीजन रहे हो, मलिक काफूर ने जल्लादों को भेजा कि जाओ मुबारक खान को मार दो, लेकिन जल्लाद बिना मारे ही वापस लौटकर आ गए। अब एक दिन मलिक काफूर सोया हुआ था रात को,
और उसके शयन कक्ष में कुछ बॉडीगार्ड पहुंचे जो शाही परिवार के सदस्यों की रक्षा करते थे। इनको पाइक्स कहा जाता था, मतलब ये अंगरक्षक होते थे। तो कुछ वहां पर अंगरक्षक पहुंचे सोते हुए उसके कमरे में, जिनके नाम साले है, मुनीर, बशीर, ये 3-4 बॉडीगार्ड वहां पर पहुंचे। अब देखो इसमें एक नाम मुनीर भी आया ना, और आज मुनीर कौन है ये आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि आज भी मुनीर नाम से एक व्यक्ति है, और वो मुनीर नाम का व्यक्ति अपने पड़ोसियों को भी परेशान किए हुए है और अपने देश के लोगों को भी परेशान किए हुए है। तो जब ये पाइक्स वहां पर पहुंचे उस कमरे में, तो मलिक काफूर की नींद खुल गई। वो अचानक बैठ गया और उसने पूछा, कौन हो, कौन हो, कौन आ गया? इन्होंने तलवार निकाली और उसको मौत के घाट उतारा और उसका सिर काट दिया। मलिक काफूर की हत्या हो गई। अगला सुल्तान मुबारक खान को बना दिया गया और वो मुबारक शाह के नाम से अगला सुल्तान बन गया। अब मुबारक शाह ने भी वही गलती करी जो उसके पिता ने गलती करी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने जैसे आंख बंद करके मलिक काफूर पर विश्वास किया था, हालांकि वो तो इसके प्रेम में पागल भी हो गया था जैसा बर्नी लिखता है, लेकिन यहां पर मुबारक शाह ने खुसरो खान पर आंख बंद करके विश्वास किया। खुसरो खान को अपना वजीर नियुक्त किया, मतलब प्रधानमंत्री बना दिया। मौका पाकर खुसरो खान ने मुबारक शाह को मौत के घाट उतारा और वो अगला शासक बन गया। बाद में दीपालपुर का एक गवर्नर था जिसका नाम था गाजी मलिक। गाजी मलिक ने इस नए सुल्तान पर यह आरोप लगाया, नासिरुद्दीन खुसरो शाह पर, कि यह इस्लाम के विरुद्ध कार्य कर रहा है। मूल रूप से यह मुसलमान नहीं था, इसने बाद में इस्लाम को स्वीकार किया था। तो गाजी मलिक ने यह आरोप लगाया कि यह इस्लाम के विरुद्ध कार्य कर रहा है और अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद इसका सिर कलम कर दिया गया और खुद वो अगला सुल्तान बन गया गयासुद्दीन तुगलक के नाम से, और 1320 में तुगलक वंश की स्थापना हो जाती है।